Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, everyone. Am I audible? स्क्रीन भी प्रॉपरली विजिबल है आपको? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज लास्ट लेक्चर में अपन ने जितने पॉइंट्स पढ़ लिए थे वहां से करते हैं कंटिन्यू। हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया था स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए और दोनों फंक्शंस की प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर ली थी, दैट वाज पुश एंड पॉप। अब इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी तो आप पूछिए। इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन सी, ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इनिशियल पार्ट कर लिया था, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हो गया था, करेक्ट? हाँ जी, तो मैं कह रहा था लास्ट लेक्चर में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब आ रही है आवाज, साउंड, वीडियो सब आ रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर? गुड। मैंने जितना लास्ट लेक्चर में आपको कराया था उससे आगे बढ़ते हैं। स्टैक डिक्लेयर कर लिया था हमने। स्टैक के अंदर एक एरे था और एक हमारे पास टॉस था, ठीक है? पुश पॉप के डिक्लेरेशंस बताइए। पुश पॉप के डिक्लेरेशंस बताइए। लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था, पुश की रिटर्न टाइप क्या थी? पुश फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या रखी थी? वेरी गुड, वॉइड। नाम था फंक्शन का पुश, राइट? आर्ग्यूमेंट टाइप हमने रखी थी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर कॉमा इंटीजर, करेक्ट? राइट। अब एक सवाल जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था, लेक्चर खत्म करते करते, यहां स्टार क्यों आ रहा है? पुश की आर्ग्यूमेंट टाइप में स्टार का सिंबल क्यों आ रहा है? पॉइंटर इंडिकेट हो रहा है। तो पॉइंटर क्यों बनाया हमने पुश में? हमने पुश में पॉइंटर क्यों लिया है? क्योंकि हम पुश को स्टैक का एड्रेस पास करेंगे। वेरी गुड, ये पास बाय रेफरेंस होगा। और स्टैक का एड्रेस क्यों पास करेंगे हम पुश को? स्टैक का एड्रेस क्यों पास कर रहे हैं पुश को? क्योंकि पुश स्टैक में चेंजेस करेगा, क्योंकि पुश स्टैक वेरिएबल में चेंजेस करेगा। और सी लैंग्वेज के बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर फंक्शन में पास करे गए वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो वेरिएबल को पास करना पड़ता है यूजिंग पास बाय रेफरेंस, यानी वेरिएबल का पास करना पड़ता है एड्रेस। अच्छा, बाय द वे, पुश क्या चेंज करेगा स्टैक में? पुश स्टैक में क्या चेंज करेगा? पुश स्टैक में टॉस को करेगा इंक्रीमेंट, राइट? और रिकॉल करिए, एरे के अंदर जो गार्बेज है उस गार्बेज की जगह कुछ मीनिंगफुल डेटा डालेगा, डालेगा कि नहीं? बताइए। जब पुश कॉल होगा तो आपके स्टैक में गार्बेज होगा। पुश जब पहली बार कॉल होगा तो वो सेल नंबर 0 पे डेटा डालेगा। ऐसा करने के कारण जो गार्बेज था वो हटकर उसकी जगह कुछ मीनिंगफुल वैल्यू आएगी। तो आप ध्यान से सोचिए तो आपको नजर आएगा दोनों चीजें चेंज होंगी। आपके एरे के कंटेंट भी चेंज होंगे जब पुश कॉल होगा, टॉस भी इंक्रीमेंट होगा। तो जब दोनों ही चीजें चेंज हो रही हैं तो हमें हमेशा
पुश को पास करना पड़ेगा स्टैक का एड्रेस। फाइन। इसके बाद हमने पॉप का आर्ग्यूमेंट डिस्कस करा था। पॉप की रिटर्न टाइप थी पॉप, नाम था पॉप और आर्ग्यूमेंट टाइप थी इसकी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। अभी बताइए पॉप का आर्ग्यूमेंट पॉइंटर क्यों है? बताइए पॉप का आर्ग्यूमेंट पॉइंटर क्यों है? पॉप का आर्ग्यूमेंट पॉइंटर क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि पॉप भी टॉस में चेंजेस करेगा ना। पॉप भी टॉस को डिक्रीमेंट करेगा। जब पॉप डिक्रीमेंट करेगा तो उसे भी हमें पास करना पड़ेगा स्टैक वेरिएबल का एड्रेस। इतना अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब डिस्कशन को बढ़ाते हैं इससे आगे। ओके, पॉप की रिटर्न टाइप इंटीजर क्यों है? पॉप की रिटर्न टाइप इंटीजर क्यों है? क्योंकि पॉप हमेशा अपने कॉलर को स्टैक से वैल्यू निकालकर रिटर्न करेगा। पॉप हमेशा अपने कॉलर को स्टैक से वैल्यू निकालकर रिटर्न करेगा। क्योंकि रिटर्न करेगा इसलिए रिटर्न टाइप उसकी हर हाल में होनी चाहिए इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट। फिलहाल हमने इंटीजर क्यों रखी है? फिलहाल हमने इंटीजर क्यों रखी है? क्योंकि स्टैक हमारा इंटीजर्स का स्टैक है। मैंने आपसे कहा था आने वाले दिनों में स्टैक कैरेक्टर का, फ्लोट का, सबका बनेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको पॉप की रिटर्न टाइप को करना पड़ेगा चेंज। समझ आ गया? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब आते हैं अपन मेन में। ठीक, मेन में आके बताइए पहला काम क्या करना है? मेन में आकर बताइए पहला काम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बाय राइटिंग स्ट्रक्ट स्टैक एस। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल। उसके बाद लूप इटरेट करना होगा, तो लूप के लिए एक इंटीजर ले लेते हैं i और डेटा रखने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं x। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर में अपन ने करा था वही होगा, टॉस को इनिशियलाइज करेंगे अपन विद -1। ये जरूरी है टॉस में -1 डालना। गुड। और हम s डॉट क्यों लगा रहे हैं? ये सिंटेक्स क्यों है s डॉट टॉस? डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपन टॉस इक्वल टू -1। s डॉट टॉस लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिख सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि टॉस स्ट्रक्चर का पार्ट है और स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना पॉसिबल ही नहीं है विदाउट मेकिंग यूज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। आप स्ट्रक्चर का कोई भी मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज ना कर रहे हैं, राइट? इसलिए टॉस इक्वल टू -1 एरर देगा, इट शुड बी s डॉट टॉस इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसके बाद हमें यूजर से इनपुट लेना है और पुश कॉल करना है। यूजर से इनपुट लेना है, पुश कॉल करना है। तो आप लोग चैट विंडो में बताइए मुझे वो कोड कैसे लिखेंगे अपन जो यूजर से इनपुट लेकर पुश कॉल करेगा। सबसे पहले बताइए लूप लगेगा? लगेगा। कितनी बार इटरेट करेंगे हम लूप? लूप हमारा कितनी बार इटरेट होगा? 6 बार। 5 बार नहीं, हम 6 बार इटरेट करेंगे। कैन यू गेस व्हाई? क्योंकि हम इस बात को चेक करना चाहेंगे कि जब स्टैक फुल हो जाता है और हम पुश कॉल करते हैं तो क्या पुश प्रॉपरली स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन हैंडल कर पाता है कि नहीं। ये सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। वैसे तो 5 ही बार की जगह है स्टैक में, बट हम 6 बार कॉल जानबूझ के करेंगे। जो छठवां 6th कॉल हम देंगे वो सिर्फ इस बात को वेरीफाई करने के लिए देंगे कि जब स्टैक फुल हो जाता है तो क्या पुश प्रॉपरली स्टैक ओवरफ्लो रिपोर्ट करता है कि नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में? आ रहा है? और दूसरी बात, इस समय मैं लूप को चला रहा हूं सीधे 6 टाइम। एक्चुअल में हम इस प्रोग्राम का एक वर्जन और बनाएंगे जिसमें यूजर डिसाइड करेगा कि उसे पुश करना है कि पॉप करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी मैं इस कोड का सेकंड वर्जन भी आपसे डिस्कस करूंगा। अभी तो हमारा जबरदस्ती लूप पुश ही पुश कॉल करेगा बार बार। हम चाहते हैं प्रोग्राम को चॉइस बेस कर दें। प्रोग्राम यूजर से पूछे आप बताइए पुश करना है कि पॉप। यूजर बोले पुश करना है तो प्रोग्राम पुश करे, यूजर बोलता है पॉप करना है तो प्रोग्राम पॉप करे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो स्विच पढ़ा है आपने सी में, स्विच स्विच कीवर्ड यूज करा है, उसका यूज हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसके बाद। अभी पहले हम पुश पॉप की वर्किंग को ध्यान से समझ लें। तो मैंने लूप चलाया 6 टाइम्स, यहाँ i++ करा। अब लूप के अंदर बताइए यूजर से इनपुट ले लेंगे हम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
एंटर एलिमेंट टू पुश, यूजर वो डेटा दे जो स्टैक में पुश होना है, जो भी यूजर देगा स्कैनफ से हम उसे स्कैन भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसके बाद हमारा अगला टास्क क्या होगा। डेटा तो आ गया आपके पास आपके वेरिएबल एक्स में, अब मुझे पुश कॉल करना है। चैट विंडो में पुश का कॉल लिख के दीजिए, चैट विंडो में मुझे पुश का कॉल लिख कर दीजिए। वेरी गुड, परफेक्ट। पुश का कॉल होगा पुश फॉलोड बाय एड्रेस ऑफ एस कॉमा एक्स, ठीक है। और एक मैसेज यहां डाल देते हैं अपन, printf push %d कॉमा x। तो स्क्रीन पे हमारे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन पे हमारे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट हमने पुश कर दिया है। समझ आ रहा है, क्लियर? आगे बढ़ू, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे बताइए हमें पॉप कॉल करना है, पुश की कॉलिंग के बाद हमें अगला कॉल पॉप का देना है, तो पॉप कैसे कॉल होगा बताएं। लूप लगेगा, जवाब दें सभी लोग, क्लास को इंटरैक्टिव रखिए। लूप लगेगा। अगेन इस लूप को भी हम 6 बार चलाएंगे, राइट। लूप के अंदर हम पॉप को कॉल करेंगे और हमारा पॉप को कॉल करने का स्टाइल क्या होगा, x इज इक्वल्स टू पॉप एड्रेस ऑफ s। क्या होगा इसका इफेक्ट, इस कॉल का इफेक्ट क्या होगा, पॉप कॉल होगा और जो पॉप से वैल्यू रिटर्न होगी वो आकर कॉपी हो जाएगी वेरिएबल x में, राइट। इसके बाद हम लोग यहां दिखा देंगे कि जो एलिमेंट पॉप हुआ है वो कौन सा है, तो पॉप %d कॉमा x फॉलोड बाय अ गेट ch। बताइए मेन क्लियर हुआ, हुआ। अब हमें पुश की कोडिंग करनी है, राइट, पुश इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने सूडो कोड लिखा था मैं उसे एक बार और लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि पुश में हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। उस सूडो कोड को देखते हुए हम पुश का कोड डिजाइन करते हैं। स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पुश का सूडो कोड लिखा था उसी को अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो सूडो कोड फॉर पुश मैं लिख रहा हूं ये आपको रिकॉल करवाने के लिए लिख रहा हूं क्या क्या स्टेप्स थे। बताइए, अब आप थे लास्ट लेक्चर में तो सबसे पहला काम पुश में क्या कर रहे थे हम, सूडो कोड का फर्स्ट स्टेप क्या था, सूडो कोड का फर्स्ट स्टेप क्या था, वेरी गुड। हम सबसे पहले चेक कर रहे थे स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हुआ है कहीं। तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन थी चेक फॉर ओवरफ्लो, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी थी इफ स्टैक इज फुल देन प्रिंट द मैसेज स्टैक ओवरफ्लो एंड रिटर्न। थर्ड स्टेटमेंट हमारा था इंक्रीमेंट टॉस बाय 1, यही था, करेक्ट। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप क्या था सूडो कोड का, पुश द एलिमेंट इन द स्टैक द पोजीशन पॉइंटेड बाय टॉस। और फिफ्थ स्टेप हमारा था फिनिश एंड रिटर्न, ठीक। ये था आपका सूडो कोड। अब हमें बनाना है इसका प्रॉपर कोड। तो आप करिए गाइड मुझे कैसे हम पुश फंक्शन की कोडिंग लिख सकते हैं, बताइए जल्दी। सूडो कोड को मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। अब यहाँ मुझे पुश का प्रॉपर कोड लिखना है। तो सबसे पहले बताइए हेडर क्या होगा पुश का, हेडर समझते हैं ना, हेडर समझते हैं। हेडर मतलब फर्स्ट लाइन, फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन।
क्या होगी बताइए? रिटर्न टाइप वॉइड, बिल्कुल सही। नाम फंक्शन का होगा पुश। आर्ग्यूमेंट टाइप होगी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर पी कॉमा इंटीजर एक्स। ठीक है। अब बताइए सबसे पहला स्टेप अंदर क्या लिखेंगे? सूडो कोड तो कह रहा है ओवरफ्लो चेक करो। अब बताइए हमारे लिए ओवरफ्लो कब होगा? हमारे लिए जल्दी बताइए ओवरफ्लो कब होगा? वेरी गुड। हमारे लिए ओवरफ्लो तब होगा जब टॉस स्टैक के लास्ट इंडेक्स पे होगा। राइट? टॉस स्टैक के लास्ट इंडेक्स पे होगा मतलब टॉस इंडेक्स नंबर 4 पे होगा। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, क्या ये लाइन सिंटैक्टिकली सही है? इफ टॉस डबल इक्वल्स टू 4, सही लिखा है मैंने? गलत लिखा है। राइट? गलत क्यों लिखा है? क्योंकि अगेन टॉस स्ट्रक्चर का पार्ट है और स्ट्रक्चर की चीजें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती हैं, इसलिए आप टॉस नहीं बोल सकते। अच्छा, एस डॉट टॉस बोल सकते हैं? क्या हम एस डॉट टॉस बोल सकते हैं? त्रिशा पक्का? श्योर? कैन वी से एस डॉट टॉस जबकि एस नाम का वेरिएबल मेन में है, पुश के पास नहीं है? गौर करिए, पुश के पास जो आपने वेरिएबल बनाया है वो एस नहीं है, वो पी है। समझ रहे हैं आप इस बात को? जो पुश को वेरिएबल मिला हुआ है वो एस के नाम से नहीं मिला है, पुश का वेरिएबल पी के नाम से है। बताइए समझ आ रही है बात? तो फिर हम एस डॉट टॉस कैसे बोल पाएंगे? जो हमें वेरिएबल मिला है वो तो मिला है पी के नाम से ना, ये वाला वेरिएबल है ना। अच्छा, तो फिर ये बताइए पी डॉट टॉस चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? गौर से सुनिए। ये बताइए पी क्या है? स्ट्रक्चर का वेरिएबल है कि स्ट्रक्चर का पॉइंटर है? पी स्ट्रक्चर का वेरिएबल है कि पी स्ट्रक्चर का पॉइंटर है? पॉइंटर है। और अगर आपने सी में स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ा है तो आपको बताया गया होगा आप स्ट्रक्चर के पॉइंटर से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं तो डॉट नहीं लगाते हैं, उसकी जगह एरो लगाते हैं। ठीक है, सुनिए इस बात को ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। इमेजिन करिए, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर एक रोल है, एक ग्रेड है और एक परसेंटेज है। ये 3 मेंबर्स हैं। राइट? मैंने मेन में आकर स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया बाय राइटिंग स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। अगर मैं आपसे कहूं इसका मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस का, तो आई होप आपको लास्ट लेक्चर याद होगा। अपन ये मानेंगे एक हमारे पास ब्लॉक बनेगा जिस ब्लॉक के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, एक का नाम होगा रोल, एक का नाम होगा ग्रेड और एक का नाम होगा परसेंटेज, और इस पूरे का नाम एस होगा। एस का अपना एड्रेस मान लेते हैं 1000 है। अब अगर हम एस की मदद से रोल को एक्सेस करेंगे तो मैंने आपसे कहा था हमारा स्टेटमेंट होगा एस डॉट रोल इज इक्वल टू 10। आप कुछ ऐसे लिखेंगे। एस डॉट क्यों लगा रहे हैं हम लोग बताइए? वाई वी आर मेकिंग यूज ऑफ एस डॉट? जल्दी बोलिए। क्योंकि हमारे पास एस अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल, और सी लैंग्वेज का सिंटेक्स कहता है जब आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज करते हैं तो आप हमेशा वेरिएबल के साथ डॉट लगाएंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट यहां पर होगा वो स्टेटमेंट आपका बनेगा एस डॉट रोल इज इक्वल्स टू 10, एस डॉट ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, एस डॉट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 76.8। ये तब की कहानी है जब आपके पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। बट अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं, इस वेरिएबल का पॉइंटर है, दैट इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर पी, और मैंने पी के अंदर डाल रखा है एस का एड्रेस, तो सबसे पहले तो बताइए डायग्राम क्या बनेगा? सबसे पहले बताइए मेमोरी में डायग्राम क्या बनेगा? पी और एस में रिलेशन क्या होगा? पी के पास एस की वैल्यूज आएंगी, ऐसा ये रिलेशन होगा।
जल्दी फटाफट। क्या ये रिलेशन होगा कि P के पास S की वैल्यूज आएंगी? नहीं, P के पास S का एड्रेस आएगा। तो मेमोरी डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ये P होगा, P में होगा 1000 और ये P पॉइंट कर रहा होगा आपके इस वेरिएबल S को। अब अगर आपको इस P से इन रोल ग्रेड और पर पे जाना है तो आप कभी डॉट नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो C का कंपाइलर दे देगा एरर। अगर आपने कहा P डॉट रोल इक्वल टू 10, this will be converted into syntax error. So what is the correct way? The correct way is P arrow roll is equal to 10. ये एरो सी लैंग्वेज ने स्पेशली प्रोवाइड करा है स्ट्रक्चर के पॉइंटर के लिए। जैसे पैरेंथेसिस किसकी पहचान होता है? पैरेंथेसिस किसकी पहचान होता है? फंक्शन की। स्क्वायर ब्रैकेट पहचान होता है एरे की। बिल्कुल ऐसे एरो ऑपरेटर पहचान होता है कि आपका जो पॉइंटर है वो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को करना चाहता है एक्सेस। इसलिए यहां पर स्टेटमेंट आपका होगा P एरो रोल इज इक्वल टू 10, राइट। और इसको अगर मैं आपसे कहूं वर्ड्स में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? इस लाइन को वर्ड्स में कन्वर्ट करिए, इंग्लिश में लिख के बताइए लाइन क्या कह रही है। तो आप बोलेंगे ये लाइन कह रही है टू whom so ever P is pointing, P जिसको भी पॉइंट कर रहा है, गो इनसाइड दैट मेमोरी ब्लॉक, उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जाओ एंड एक्सेस द मेंबर रोल एंड इनिशियलाइज इट विद 10। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अगर आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो P एरो रोल इक्वल टू 10 का मतलब है P जहां पॉइंट कर रहा है वहां जाओ। अब डायग्राम आपके सामने, बताइए P कहां पॉइंट कर रहा है? डायग्राम आपके सामने है, बताइए P कहां पॉइंट कर रहा है? P पॉइंट कर रहा है S को। तो P एरो का मतलब S तक जाओ और उसके अंदर जाकर रोल नाम का मेंबर ढूंढो और उस रोल नाम के मेंबर के अंदर वैल्यू असाइन कर दो जो हमारे केस में है 10। ये इस लाइन का अगर आप वर्ड्स में लिखें तो मतलब बनता है। बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? ऐसे ही हमारा अगला स्टेटमेंट होगा P एरो ग्रेड इज इक्वल्स टू सिंगल कोट A, P एरो परसेंटेज इज इक्वल्स टू लेट्स से 76.4। इस तरह से आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। आया कि नहीं आया समझ में? बताइए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब वापस लौटिए अपने कोड की तरफ। अब बताइए ये वाला जो P है हमारे पास, ये भी पॉइंटर है कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल है? पॉइंटर है ना, तो आप यहाँ P डॉट तो लगा ही नहीं सकते ना। डॉट ऑपरेटर तो हमेशा स्ट्रक्चर के वेरिएबल के लिए दिया गया है। तो हो जाएगा P एरो टॉस डबल इक्वल टू 4। अगर ऐसा है तो हम प्रिंटएफ में लिख देंगे स्टैक ओवरफ्लो और आगे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, तो यहीं से फंक्शन को कर देंगे टर्मिनेट एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट रिटर्न। समझ आया? बताइए। क्लियर? चलें आगे। ठीक है, अब बताइए स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 कह रहा है टॉस को इंक्रीमेंट करो 1 से। कैसे करेंगे? मेन में आप लिख रहे थे एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस 1। अभी क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे बताइए? जल्दी जल्दी चैट में टाइप करिए। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट? ऐसे लिखेंगे एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस 1। वेरी गुड। हमारा स्टेटमेंट अगला होगा P एरो टॉस इज इक्वल टू P एरो टॉस प्लस 1। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है स्टेटमेंट का मतलब? गुड। चौथा स्टेटमेंट है स्टैक के अंदर एलिमेंट डालना। अब बताइए एलिमेंट किस में जाएगा? अगर एग्जैक्टली हम बोले तो ARR में जाएगा,
एलिमेंट ARR में जाएगा। वेरी गुड। ARR किसका पार्ट है? ARR किसका पार्ट है? स्टैक का। तो कैसे एक्सेस करेंगे ARR को? यहां से सीधे ARR बोलने से मिल जाएगा ARR? नहीं मिलेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? वेरी गुड, P एरो ARR। इसमें कौन से इंडेक्स पे डेटा डालना है? इस ARR एरे के कौन से इंडेक्स पे डेटा डालना है? टॉस। तो क्या सीधे टॉस लिख दूं? क्या सीधे टॉस लिख दूं? नहीं, क्योंकि टॉस भी स्ट्रक्चर के अंदर है। तो P एरो टॉस इज इक्वल टू X। ठीक। अब आप इस पूरे को विद डायग्राम समझिए तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी। और प्लीज कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जरूर जरूर पूछिए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले बताइए ये लाइन चलने से क्या होगा? स्ट्रक्ट स्टैक एस, गाइड करिए। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में लॉजिकल डायग्राम की बात करी थी, वैसा ही लॉजिकल डायग्राम फिर बना देते हैं। ये लाइन चलने से मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, राइट, जिस ब्लॉक के अंदर एक एरे होगा। ये इस ब्लॉक के अंदर का एरे है। हम दे रहे हैं ARR। इस एरे के अलावा ये एरे के आपके 5 सेल हैं, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक। इस एरे के अलावा आपके इस ब्लॉक में और क्या होगा? कैन यू टेल मी? आपके इस ब्लॉक में एरे के अलावा और क्या होगा? वेरी गुड। अदर देन दी एरे आपके पास यहां पर एक और मेंबर होगा, जिस मेंबर को हम लास्ट लेक्चर से बुला रहे थे टॉस। करेक्ट। ये आपका टॉस वेरिएबल होगा। ठीक है। और ये पूरा जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है? ये जो पूरा ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस पूरे ब्लॉक का नाम S है। ये S के अंदर का ARR है, ये S के अंदर का टॉस है। और अगर मैं मान लूं इस S का एड्रेस अपने आप में 2000 है, तो ये जो P आप देख रहे हैं, इस P नाम के पॉइंटर के पास ये S का आएगा एड्रेस। सो P विल बी पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस, जिसका की एड्रेस है 2000। ये डायग्राम क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है। अब मुझे बताइए इनिशियली टॉस में क्या है? इनिशियली टॉस में क्या है? इनिशियली टॉस में -1 है। तो जो आपकी कंडीशन है इफ P एरो टॉस डबल इक्वल टू 4, ये ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फॉल्स होगी। इफ फॉल्स होता है तो कंट्रोल कहां जाएगा? इफ फॉल्स होता है तो कंट्रोल कहां जाएगा? इफ की बॉडी से बाहर, राइट। तो ये स्टेटमेंट चलेगा P एरो टॉस इक्वल टू P एरो टॉस +1। क्या असर पड़ेगा इसका आपके स्टैक पे? जल्दी बताइए, इस लाइन का आपके स्टैक पे क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि जिस टॉस में था -1, क्या जाएगा अब उस टॉस में? जिस टॉस में अभी तक था -1, उस टॉस के अंदर अब आ जाएगा इंडेक्स नंबर 0। तो जो आपका टॉस नाम का मेंबर है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन से मूव करेगा और मूव करके पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे। मानते हैं? एग्री कर रहे हैं? तो टॉस के अंदर अब आ जाएगा इंडेक्स नंबर 0। ये इस लाइन का असर होगा, राइट। अब इससे क्या होगा? P एरो ARR P एरो टॉस इक्वल टू X। P एरो ARR P एरो टॉस इक्वल टू X से क्या होगा? जल्दी। वेरी गुड। कौन से इंडेक्स पे? एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट होगा? इंडेक्स नंबर 0 पे। और मान लेते हैं वैल्यू 10 आई। ठीक है। इसके बाद कंट्रोल वापस लौट जाएगा मेन में। जब हम मेन में वापस जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी? जब हम मेन में वापस जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा ये पॉइंटर। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शन से बाहर निकलते हैं तो कंपाइलर जितनी भी लोकल चीजें हैं उन सब को
मेमोरी से हटा देता है, तो आपका ये P हट जाएगा, नथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। क्यों हरीश? लोकल डेटा परमानेंट सर्वाइव करता है मेमोरी में, ऐसा नहीं ना। तो जब हम इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे हमारा P नाम का पॉइंटर हट जाएगा। स्टैक बचेगा कि स्टैक भी हट जाएगा? स्टैक बचेगा कि स्टैक भी चला जाएगा मेमोरी से? स्टैक रहेगा, कारण स्टैक इज सिटिंग इनसाइड मेन, और मेन अभी खत्म नहीं हुआ है, मेन अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन अभी खत्म नहीं हुआ है, मेन अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब फिर आपका ये लूप सेकेंड इटरेशन पे आएगा, यूजर से सेकेंड एलिमेंट मांगेगा पुश करने के लिए। मान लीजिए यूजर ने 20 दिया, अब बताइए फिर से जब हम पुश कॉल करेंगे तो फिर से यहां से क्या पास होगा? जल्दी जल्दी, फिर से पुश कॉल करेंगे तो फिर से क्या पास होगा? स्टैक का एड्रेस पास होगा। एक बार फिर से P नाम का ये पॉइंटर बनेगा, फिर से इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस आएगा, फिर ये आपके स्टैक को पॉइंट करेगा, फिर इफ चेक होगा, फिर इफ फॉल्स होगा, क्योंकि इस वक्त टॉस में क्या है? इस वक्त टॉस में क्या है? जीरो, जीरो है, तो 0 डबल इक्वल टू 4 इज फॉल्स। फिर ये स्टेटमेंट चलेगा P एरो टॉस इक्वल टू P एरो टॉस प्लस 1। क्या असर पड़ेगा इसका? इस स्टेटमेंट का क्या असर पड़ेगा? टॉस में से 0 हटेगा, राइट, और टॉस यहां से इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा ऑन इंडेक्स नंबर 1। टॉस 0 वाले सेल को छोड़कर पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे। अब ये टॉस है, फिर आपका स्टेटमेंट चलेगा P एरो ARR P एरो टॉस इक्वल टू X। टॉस में 1 है तो कोड ARR के इंडेक्स 1 पे X यानी 20 डालेगा। अब ये बताइए सिलसिला कब तक चलेगा? ये बताइए ये पूरी कहानी कब तक चलेगी? ये कब तक टॉस इंक्रीमेंट होगा और आप डेटा डाल पाएंगे? वेरी गुड, ये तब तक चलेगा जब तक टॉस इंक्रीमेंट होते होते लास्ट इंडेक्स पे ना आ जाए, विच इज इंडेक्स नंबर 4। अब टॉस आपके स्टैक के आखिरी इंडेक्स पे पहुंच चुका है। अब जब आप वापस पुश कॉल करेंगे आप पास करेंगे स्टैक का एड्रेस, एक बार दोबारा P बनेगा, वैल्यू आप पास करेंगे 60, क्योंकि अगर आप गौर से ट्रेस कर रहे हैं तो ये पुश का 6वां कॉल है। मानते हैं ये जो मैं ट्रेस कर रहा हूं ये पुश का 6th कॉल ट्रेस हो रहा है, राइट। अब आपका इफ कंडीशन चेक होगी, इफ P एरो टॉस डबल इक्वल टू 4। आप बताइए ट्रू के फॉल्स? आप बताइए ट्रू के फॉल्स? ट्रू। कोड इफ के अंदर जाएगा, मैसेज आएगा स्टैक ओवरफ्लो, और यहीं से अपन कर जाएंगे रिटर्न। ठीक है, अब आप कितनी भी बार पुश कॉल करें प्रोग्राम एक ही बात बार बार बोलेगा, स्टैक ओवरफ्लो, और यहीं से कर जाएंगे अपन रिटर्न। समझ आया? श्योर, पक्का? चलिए तो अब आप बनाइए पॉप। सूडो कोड आपके पास है? नहीं है तो मैं सूडो कोड लिख देता हूं। ठीक है, पुश मैंने बना दिया, पॉप की कोडिंग आप कीजिए और चैट विंडो में अपना अपना आंसर टाइप करके भेजिए। मुझे आपसे पॉप फंक्शन की कोडिंग चाहिए, और पॉप का सूडो कोड ये है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने लिखाया था, आपके पास होगा। इन केस नहीं है तो मैं फिर लिख दे रहा हूं, सूडो कोड फॉर पॉप। पहला था चेक फॉर अंडरफ्लो। आराम से बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बनाइएगा, अच्छे से चेक कीजिएगा और फिर चैट विंडो में भेजिएगा कोड अपना। What is the data type of S? Kuldeep, data type of S is struct stack. Kuldeep, data type of S is struct stack. Structure variable की data type structure का नाम होता है। Okay, Kuldeep? So first condition is check for underflow. Second हमने लिखा था if stack is empty then print underflow and return. Third, remove element pointed by toss from the stack. Step 4 था decrement toss by 1, और step 5 था return
द डिलीटेड एलिमेंट। बिल्कुल सही हरीश। कुलदीप क्या क्वेश्चन था आपका, क्या डाउट है कुलदीप बताइए। क्या था स्टैक ओवरफ्लो को लेकर डाउट, बताएं। ठीक है कोड अभिनीत, सही है। 60 दिया तो हाँ ठीक है, 60x में आएगा, लेकिन पुश नहीं हो पाएगा 60, क्योंकि स्टैक फुल हो चुका है। 60 से पहले हम ये मान रहे हैं ना पुश 5 बार कॉल हो गया है, तो 5 बार कॉल में स्टैक तो भर जाएगा ना। बिल्कुल सही, ऋषभ सही है, अमित सही है कोड। वीरेंद्र छोटी सी एक गलती हो रही है, छोटी सी एक गलती हो रही है वीरेंद्र। सोचो क्या। पॉप की रिटर्न टाइप देखो और आप अपना कोड देखो, समझ में आ जाएगी आपको गलती। चलिए अब मैं बना रहा हूं, आप करो मैच। जैसा अपन ने डिस्कस करा, पॉप की रिटर्न टाइप इंटीजर, आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर पी। ठीक है, अंदर आकर सबसे पहले आप लेंगे एक लोकल वेरिएबल x। क्या करेगा ये x बताइए, इस x का क्या रोल है बताइए। स्टैक से पॉप होने वाली वैल्यू रिसीव करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप चेक करेंगे स्टैक अंडरफ्लो है क्या। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था स्टैक अंडरफ्लो होगा अगर टॉस होगा -1 पे, राइट। तो कंडीशन तो हो जाएगी पियरो टॉस डबल इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ऐसा है कि टॉस में -1 है तो डेफिनेटली स्टैक इज इन अ स्टेट ऑफ अंडरफ्लो। तो हम प्रिंट एफ में लिख देंगे स्टैक अंडरफ्लो, है ना। अब यहां तक तो आप में से सभी लोगों ने करा है। दिक्कत बस इतनी सी आपसे हो गई है, आपने इसके तुरंत बाद लिख दिया है बस रिटर्न। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है और आप ऐसे रिटर्न लिखते हैं तो नोटिस कीजिएगा जो पुराने कंपाइलर्स होंगे वो गार्बेज रिटर्न कर देंगे, और जो नए कंपाइलर्स हैं वो एरर देते हुए आपसे बोलेंगे फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। आपके स्टैक में डेटा नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, कंपाइलर की प्रॉब्लम नहीं है। कंपाइलर सिर्फ सिंटेक्स देखेगा और सिंटेक्स के अनुसार रिटर्निंग नथिंग इज नॉट मैचिंग विद रिटर्न टाइप इंटीजर। आई रिपीट, सिंटेक्स के अनुसार रिटर्निंग नथिंग डज नॉट मैच विद रिटर्न टाइप इंटीजर। ये समझ आया कि नहीं आया? आया। और अगर आपको लग रहा है सर पॉप में कैसे चल रहा था, तो आप भूल रहे हैं पॉप की रिटर्न टाइप वॉइड थी। जब रिटर्न टाइप वॉइड होती है सी में तो हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना पड़ता, राइट। तो ये रिटर्न चलेगा, लेकिन जब रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है
जब रिटर्न टाइप इंटीजर है तो फिर ये रिटर्न नहीं चलेगा। और आप ये कह नहीं सकते कि सर इसकी भी वॉइड कर देते हैं रिटर्न टाइप, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर दी तो आपका मेन गड़बड़ हो जाएगा। मेन में जहां आपने कॉल करा हुआ है पॉप को, ये लाइन दे देगी एरर, क्योंकि जब पॉप कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा तो x इक्वल टू पॉप सिंटेक्स एरर हो जाएगा। समझ आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? अब आपको कुछ ना कुछ तो फॉर्मेलिटी के लिए, कंपाइलर की बात मानने के लिए, कंपाइलर का मन रखने के लिए कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो अपन रिटर्न कर देते हैं 0। ठीक है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, बस कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, चलिए आप मुझे बताइए, अगर इस इफ के अंदर नहीं गए तो इसका क्या मतलब है? स्टैक में डेटा है कि नहीं है? डेटा है। क्या करना है? डेटा है तो सूडो कोड की तरफ नजर डालिए, बताएगा। स्टेप नंबर 3, अगर डेटा है तो उस डेटा को रिमूव करिए। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था रिमूव करने का मतलब बस इतना ही है कि आप स्टैक का टॉप एलिमेंट एक्स के अंदर असाइन कर दें। तो हम लॉजिकली मान लेते हैं वो रिमूव हो गया। अब एक्स के अंदर असाइन करने के लिए जो आपने पुश में लाइन लिखी है उसका डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए। आपने लिखा है पी एरो ए आर आर पी एरो टॉस इक्वल टू एक्स, इसको बिल्कुल पलट दीजिए तो ये पॉप का स्टेटमेंट बन जाएगा और ये स्टेटमेंट होगा हमारा x इज इक्वल टू पी एरो ए आर आर पी एरो टॉस। समझ आ रहा है? ये लाइन क्लियर हो रही है? बताइए। x इक्वल टू पी एरो ए आर आर पी एरो टॉस क्या आ जाएगा? x में आ जाएगा स्टैक का टॉप एलिमेंट। फाइन, इसके बाद टॉस को डिक्रीमेंट करना है, तो हो जाएगा पी एरो टॉस इज इक्वल्स टू पी एरो टॉस -1, और जो x में है उसे आप यहां से डायरेक्टली कर दीजिए रिटर्न। बिल्कुल बिल्कुल हरीश, करेक्ट है। डन, आगे बढ़ू। ठीक है, चलिए अब 2-3 करेक्शंस इस कोड में हमें करने, करेक्शंस नहीं इंप्रूवमेंट्स करने। सबसे पहली चीज बताइए, ये जो हमने 2 लाइनों का कोड लिखा है ये एक लाइन में कन्वर्ट हो सकता है? अब हम कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना सीख जाएं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर सीखने का मेन एम आपका ये होना चाहिए कि आपकी कोडिंग ऑप्टिमाइज्ड हो। तो क्या कुछ ऑप्शन है ऐसा कि ये 2 लाइनों की जगह काम एक लाइन में हो जाए? कैन वी डू समथिंग? एंड इफ वी कैन डू दैट, बताइए वो क्या होगा? पुश में है, पुश में हरीश। एक्स असाइन नहीं होना है, एक्स की वैल्यू एरे में जानी है, राइट? तो अगर इसको एक लाइन में आप कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस पूरे की जगह लिख दीजिए पी एरो ए आर आर, राइट, प्लस प्लस पी एरो टॉस इज इक्वल्स टू एक्स। प्री इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, प्री इंक्रीमेंट। हम चाहते हैं ना टॉस पहले बढ़े और फिर एक्स आए। यस और नो? वीरेंद्र, आपने जो करा उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। आपके केस में तो पहले टॉस वाले इंडेक्स पे एलिमेंट आएगा फिर टॉस बढ़ेगा। हमारे पुश में तो कहानी उल्टी है ना, टॉस पहले बढ़ेगा फिर एलिमेंट डालेंगे ना। और आपने पढ़ा होगा सी में, अगर आपको पहले कोई वेरिएबल बढ़ाना है ऑपरेशन में तो आप उस पर प्री इंक्रीमेंट लगा दीजिए। तो मैंने यहां लिख दिया प्लस प्लस पी एरो टॉस। समझ आया? ये 2 लाइनों की बराबरी ये एक लाइन कैसे कर रही है? करेक्ट। ऐसे ही मुझे बताइए, यहां कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? बताइए, यहां कितनी लाइनें कम कर सकते हैं? बोलिए। यहां 3 लाइनों का कोड है, ठीक, ये 3 लाइनें, ये कितने में रिड्यूस हो जाएंगी? वेरी गुड, ये भी 1 में रिड्यूस हो जाएगी।
बताइए वो एक लाइन क्या होगी, बताइए वो एक लाइन क्या होगी जो इन तीन को एक में रिड्यूस कर दे। लिखिए चैट में। बिल्कुल सही ऋषभ, रिटर्न पैरेंथेसिस पी एरो ARR फॉलोड बाय सबस्क्रिप्ट। चलिए मैं इसको टाइप ही कर देता हूं, ज्यादा क्लियरली आप समझ पाएंगे। इस पूरे की जगह जो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट कैन बी पी रिटर्न पी एरो ARR सबस्क्रिप्ट पी एरो टॉस, और इस बार पोस्ट डिक्रीमेंट आएगा। पोस्ट डिक्रीमेंट क्यों आया, पोस्ट डिक्रीमेंट क्यों लगा दिया अपन ने यहां, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी पहले है और टॉस को डिक्रीमेंट करना है बाद में। समझ आ रहा है? तो ये आपके कोड की लेंथ थोड़ी और कम हो जाएगी। जो काम ये तीन लाइनें मिलकर कर रही हैं, गौर करिए, ये तीन लाइनें, वो काम ये एक अकेली लाइन कर लेगी। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग ऑल दिस? चलें आगे। अब एक इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कोड में और है। ये बताइए जब स्टैक अंडरफ्लो होगा तो यहां से क्या रिटर्न होगा, जल्दी बोलिए। जीरो रिटर्न होगा। तो जीरो क्या वो वैल्यू है जो स्टैक से पॉप हुई है? क्या जीरो वो वैल्यू है जो स्टैक से पॉप हुई है? नहीं ना। लेकिन अगर आप मेन की तरफ ध्यान से देखें तो मेन को तो जब जीरो मिलेगा तो मेन जीरो के लिए भी बोलेगा पॉप्ड जीरो, बोलेगा। यस 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 हरीश, बिल्कुल सही है, एक्स की जरूरत ही नहीं है अपन को। बताइए। तो कंपाइलर फिलहाल आपको बोलेगा पॉप्ड जीरो। ठीक, अपन नहीं चाहते हैं कि जीरो के लिए पॉप्ड मैसेज आए, क्योंकि जीरो के लिए तो ऑलरेडी मैसेज प्रिंट हो चुका होगा स्टैक अंडरफ्लो। दिस मीन्स यहाँ एक इफ आना चाहिए, और इस इफ में हमको लिखना चाहिए अगर x की वैल्यू जीरो नहीं है तो ही हमारा ये प्रिंटफ मैसेज प्रिंट करेगा, राइट। हालांकि इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम दिख रही है इसमें। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए यूजर ने जीरो ही स्टैक में पुश करा है तो प्रोग्राम कभी ये नहीं दिखाएगा कि जीरो पॉप हो रहा है। आ रही है बात, नहीं आ रही है? आ रही है। तो फिलहाल हम ये मानते हुए कोड लिख रहे हैं कि यूजर जीरो पुश नहीं करेगा, he'll push any number other than zero। हालांकि ये सिर्फ हमारा ख्याल है, इट्स जस्ट आवर एजम्पशन, ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आगे चलकर डायनेमिक स्टैक में देखेंगे। अभी के लिए तो इस प्रॉब्लम के साथ कोड लिखना पड़ेगा। हम ये मान रहे हैं कि अगर हम जीरो रिटर्न कर रहे हैं एज एरर वैल्यू तो यूजर जीरो कम से कम पुश नहीं कर रहा होगा। समझ आ रही है सबको मेरी बात? क्लियर हो रहा है अच्छे से? चलें आगे। डन। अब आपका टास्क, आपका होमवर्क, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था लेक्चर के, जो इस समय आपको मेन में दिख रहा है आपको इसे चेंज करना है, और ऐसे चेंज करना है कि प्रोग्राम यूजर से पूछकर पुश या पॉप ऑपरेशंस को कॉल करे। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? क्या चेंज होगा बताइए? पूरा प्रोग्राम चेंज होगा कि बस मेन चेंज होगा? सिर्फ मेन चेंज होगा, पूरे प्रोग्राम में कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं जिन्हें आपको करना है अटेम्प्ट। पहला असाइनमेंट यही है जो मैंने आपसे बोला, मॉडिफाई द मेन फंक्शन of previous code
so that your code allows the user to decide whether he wants to perform push or pop operation on the stack. Then accordingly the code should take the desired. ठीक है, तो थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा कैसा? थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा कैसा? गेस कीजिए, अगर इस प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट प्रेडिक्ट करा जाए तो कैसा आएगा? प्रोग्राम यूजर से बोलेगा सेलेक्ट एन ऑपरेशन, या आपको आउटपुट बता रहा हूं, एक होगा पुश, एक होगा पॉप, और प्रोग्राम वेट करेगा यूजर की चॉइस का, और एक होगा क्विट। ये भी याद रखिएगा, प्रोग्राम यूजर की चॉइस का इंतजार करेगा। मान लीजिए यूजर ने कहा 1, तो क्या होगा? मान लीजिए यूजर ने कहा 1 तो क्या होगा? तो प्रोग्राम को बोलना चाहिए एंटर एलिमेंट। मान लीजिए मैंने कहा 10, तो आप मुझे बोलेंगे पुश्ड 10 सक्सेसफुली। ठीक, और इसके तुरंत बाद फिर से ये आ जाना चाहिए इतना, ये फिर से यूजर के सामने दिखना चाहिए। फिर प्रोग्राम इंतजार करेगा कि यूजर कोई जवाब देगा। अब की बार मान लीजिए यूजर ने कहा फिर से 1, क्या होगा गेस करिए? अगर यूजर ने इस बार फिर से 1 कहा तो आपका प्रोग्राम फिर यूजर से बोलेगा एंटर एलिमेंट, और उसे प्रॉपरली पुश होता हुआ दिखाएगा, और फिर वेट करेगा प्रोग्राम यूजर के जवाब का। ठीक है, इस बार मैंने दिया 20, तो कोड बोल देगा पुश 20 सक्सेसफुली। फिर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने कहा 2, तो प्रोग्राम क्या करेगा? 20 पॉप हो जाए, मैसेज आना चाहिए पॉप्ड 20 सक्सेसफुली, और फिर मेरे सामने ऑप्शंस दिखने चाहिए। समझ आ रहा है? इस तरीके से कोड चलता रहे। बंद कब हो? जब यूजर 3 प्रेस करे। उसके अलावा कोड बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चलते जाना चाहिए। क्लियर है? हो जाएगा। इसमें कहीं डेटा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, याद रखिएगा। ये प्लेन एंड सिंपल लूप और स्विच का लॉजिक है सी में। हाँ, डुप्लीकेट हो तो भी पुश हो जाए। स्टैक ये थोड़ी कहता है कि वो यूनिक ही रखेगा। स्टैक ने कभी नहीं कहा कि उसका डेटा यूनिक ही होना चाहिए। समझ आ रहा है? मैं दे रहा हूं आपको कोड का स्क्रीनशॉट। ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर and using stack check whether it is palindrome or not। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? यूजर से आप एक स्ट्रिंग मांगेंगे, यूजर आपको एक स्ट्रिंग देगा, स्टैक यूज करके आपको बताना ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब स्टैक इसमें कैसे यूज होगा वो आपको सोचना है। एम आई क्लियर? ये हैं आपके टोटल 2 असाइनमेंट्स। आई होप आप इसको इजीली कर लेंगे। नहीं हुए तो अपन डिस्कस करेंगे, और हो गए तो अपन बढ़ेंगे आगे। क्लियर? ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस वॉज पेज नंबर 1।
ले लिया, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। अभिनीत 45 lectures. Course duration is 45 to 50 lectures. Okay. This is page 2. ये आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, ये सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर आपको याद दिलाया था कैसे काम करता है। This is page 3. बिल्कुल इंक्रीज कर दूंगा ऋषभ। I'll make it 11 to 12:30. एक बार बैच आपका सेटल हो जाए, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन ही कर रहे हैं इस बैच को। This is page number 4. हरीश वो अलग पार्ट है, दिस इज डेटा स्ट्रक्चर। सेट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो आप यहां सीखेंगे उससे। एक्चुअली अगर स्टैक सेट पे वर्क करना है तो वो तो उस लैंग्वेज पे होगा जो सेट प्रोवाइड करती है आपको। हो गया पेज नंबर 2 कुलदीप। सेट इंप्लीमेंट हुआ है ना, सेट जनरल नहीं है। सेट नाम की कोई चीज है नहीं डेटा स्ट्रक्चर के पास, आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे स्टैक इंप्लीमेंट करा है बिल्कुल वैसे ही। हो गया डन। चलिए आइए परसों सेम टाइम, परसों लेते हैं इससे आगे। डीएस का एक और बैच कुलदीप जून एंड में स्टार्ट होगा। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर।